हाँ जी, तो राम राम जी सरन। और क्यों, उम्मीद करो बढ़िया होगा। क्या चले क्लास बढ़िया चलती होगी नहीं। और अपना टॉपिक भी बढ़िया तरीके आने लग रहा है, सारा अनुमांशिक की है और जितना भी टॉपिक अपना है भी आने लग रहा है। लगभग 15 लेके 20 टॉपिक तक अपना साइंस का आ चुका है। और जिसका भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने लग रहा है, जिसका सिर्फ 10th लेवल की साइंस लग गया तो बे अनुमांशिक की क्लास आता है के छोड़ इसको अगले टॉपिक को वेट करो। लेकिन एग्जाम को ट्रेंड है जो बढ़ने लग रहा है तो वो क्वेश्चन 8 भी पूछ सका है, 12th लेवल की साइंस होगी। ठीक है, तो क्लास देखने में क्या जावे, कुछ लागत है को नहीं मिलने लग रही है फ्री में, देखो क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो अपन टॉपिक शुरू करा। आज अपना टॉपिक का नाम है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत या वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। वास्तविकता होयोगे एक छोटी सी कहानी बता दूं थाने कि मेंडल जी है जगह आपका माइंड हो और कुछ मटर का पौधा स्टैटिक्स सारी चीजें मिला के अनुवांशिकता का 3 नियम दिया। कैसा? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र प्रविवन का नियम और पृथक्करण का नियम, जो एकल संकरण संकरण और द्विसंकर संकरण पर आधारित था। फिर भी वहां कुछ अपूर्ण प्रभाविता के बारे में भी बतायो, बिल्कुल बतायो गुरु जी। और लेकिन वास्तव में होयोगे हो कि जगह मेंडल जी अनुवांशिकता का नियम का हानि बंगी बा खोज 1805 में कर दी। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लियो, मैं थाने बताऊं। नाना जी तो 1805 के अंदर मेंडल जी की हो, 1805 के अंदर मेंडल और अन्य कुछ मेंडल का वैज्ञानिक और भी आज का इन बारे में आपको थोड़ा सा विचार कर लियो, यानी कि बात खोज वगैरह कर ली, अनुवांशिकता के बारे में बता दियो भी अनुवांशिकता आ चीज हुआ है यहाँ चल रहा है, सारी चीजें बता दी। ठीक है, लेकिन हुयो क्यों थाने पता है बी टाइम के अंदर ना तो माइक्रोस्कोप है, यानी कि ना तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की खोज हुई ही। और क्योंकि सूक्ष्मदर्शी की खोज भी कोशिका की खोज कर 1865 में हुई, शायद न्यू कन्फर्म है, कोशिका की खोज 1865 में हुई, 1665 में होगी। ठीक है, 1665 में होगी, सॉरी माफी चाहूंगा। तो अनुवांशिकता वास्ते पूरा डेवलप आ जाएगा माइक्रोस्कोप को निया। और बीओ बाद में कुछ तकनीकी इश्यूज दिया अन्य वैज्ञानिक का बे सिर्फ आपकी अवधारणा लेके चलता भी अनुवांशिकता बाकी चीज मानने था मतलब है वहां माने जो विकास चैप्टर नहीं आपको आगे 7वां चैप्टर है बायोलॉजी की 12th क्लास की बुक के अंदर 7वां चैप्टर है विकास। बंगा आधार पर मानने भी आ चीज हुआ है कि विकास आदमी को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में धीरे धीरे चीजें बदलेगी, वातावरण बदलेगा, बे बाकी बात भी सही। लेकिन वहां थोड़ा सो के मेंडल जी की चीजें सोची, मेंडल जी की चीजें सोची नहीं, वहां चीज ना थोड़ी सी वैल्यू कौन दी के बारे वैल्यू कौन दी इं थोड़ी उसका गणित का मैंने बता दियो। और बंग की गणित की समीकरण बनाई जो गणित को टाइम वो बनायो पूरा शेड्यूल बनायो बिंग भी थोड़ा सो एक तो तजब्बू है जो कौन दियो। तो बैंक मेंडल का जगह नियम की खोज वगैरह करी बात थोड़ा सो रिजेक्टेशन एक प्रकार में मिली इन टाइप के इसका। तो मेंडल जी हालांकि मेंडल की बात सारी की सारी सही, तभी तो मेंडल अनुवांशिकता का पिता है, लेकिन बिल टाइम में तकनीकी कारण अन्य अन्य वैज्ञानिक आपका जिका और वैज्ञानिक अब थाने पता है कि मैं साइंस करवाने लग रही। ठीक है, तो मैं थाने एक बात कहना चाहूं कि मैं साइंस करवाने लग रही, मैं होस्ट के थाने 2 चीजें कम बता दूं दूसरे टीचर ना, 2 चीजें कम बता दूंगा, लेकिन चीज की बताऊंगा बस सही बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई चीज मैंने अभी अगर मैंने भी सारी 100% साइंस को नहीं आवा, आपका झूठ को मारा 100% साइंस मैंने भी को नहीं आवा। ठीक है, लेकिन जिसकी मानने को नहीं आवा मैं थाने गलत थोड़ी बताऊंगा कौन बता सकूं। लेकिन वैज्ञानिक देख रहे हो मेंडल जी का मन पता को नहीं हो तो मेंडल जी का जिका विचार आप पर थोड़ा सो चल के कौन देखो भी यहाँ थोड़ी उसका मतलब ये चीजें रिजेक्टेशन करती हो। लेकिन बाद में टाइम बीत गयो लगभग 90 साल के बाद में 1900 सन की बात है, सन 1900 की बात है, मेंडल जी के सारे रिजेक्शन हो गए, सारा कुछ हो गया। मतलब सन 1900 के बाद में क्या हुआ, 3 वैज्ञानिक आया जिका वो एक को नाम हो डी ब्रिज, एक को हो कोरेंस और एक को वन शेरमार्क। ये 3 वैज्ञानिक किसा किसा डी ब्रिज कोरेंस और वन शेरमार्क, डी ब्रिज कोरेंस और वन शेरमार्क 3 वैज्ञानिक का आप नाम नोट कर लियो क्योंकि देखना कापी रख लियो, वो चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है बिठाने पूरी कहानी टाइप याद हो जाएगा। तो आ वैज्ञानिक क्या करियो 1900 के अंदर अन्य कणी बतायो, कणी बता दियो मेरे पर भी करके मेंडल जी को या और वहां क्या करियो अनुवांशिकता पर खोज करी। तो आ गयो भाई यहाँ थोड़ी उसका चलो आप क्रॉस वेरिफिकेशन करके देखना। तो आ भी
जिकी मेंडल जी की खोज करेगी इन बात पर चाल के देखियो, यानी कि पर अलग अलग प्रैक्टिकल करके देखा और बंगी बातें होगी सारी की सारी सही, यानी कि जिकी बात सुनी नहीं वहां पर काम करके देखियो तो क्या हो गयो, सही हो गयो। ठीक है, क्योंकि आपने अंदर जिज्ञासा है जी, मैं थाने कह दूं कि फलानी जगह कौन जानू तो थे क्या करोगा, जाके तो देखा गुरुजी मैंने मना क्यों करी है जानू, देखा मैं तो जाके, तो भी अंग अंदर जिज्ञासा है तो आम भी चीज पर काम करियो और बातचीत होगी सही साबित। ठीक है, इस आधार पे 1900 में 3 वैज्ञानिक डी ब्रिज, ओरेंज और वॉन शेरमार्क ने पुनः वंशागति पर कार्य किया। ठीक है जी, इन्होंने मान लिया भी जो मेंडल ने 3 नियम दिए ना, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र परिवहन का नियम, पृथक्करण का नियम, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, ये सारी बातें उन्होंने जो बताई थी वो इन्होंने मान ली भी सत्य है ये बातें। ठीक है, फिर क्या हुआ सन 1902 में, सन 1902 में आपको पता है केंद्र की खोज हुई, क्योंकि जब मेंडल जी ने ये काम किया था उस टाइम, जब मेंडल जी ने ये नियम दिए थे ना वंशागति के, उस टाइम केंद्र की भी खोज नहीं हुई थी और कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री है, समसूत्री है, इनके भी पूरे बारे में अध्ययन नहीं किया गया था। वो चीजों को थोड़ा इन्होंने मानना नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। लेकिन 1902 में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्यों बोला है, अर्धसूत्री विभाजन इसलिए बोला है क्योंकि इसमें गुणसूत्रों का क्या होता है, गुणसूत्र आधे आधे होते हैं, तो गुणसूत्रों की गति का ज्ञान प्राप्त हुआ, गुणसूत्रों की गति का ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ जी, गुणसूत्रों की गति, यानी कि सन 1902 में पता चला, किसमें, सन 1902 में अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र, गुणसूत्र की गति का मतलब ये है कि गुणसूत्र ऐसे नहीं है गुणसूत्र चलते हैं, नहीं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसके बारे में पता चला, कब चला, 1902 में चला। ठीक है जी, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 2 वैज्ञानिक आए, ये आपको नाम बहुत याद जरूरी है, याद रखने, वॉल्टर सट्टन, नाम क्या याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था जी वॉल्टर सट्टन, एक वैज्ञानिक का नाम था वॉल्टर सट्टन और दूसरा था थियोडोर बोमेरी, बीमारी नहीं है बोमेरी है, ठीक है, और कहीं कहीं आपका बोवेरी भी मिलना लिख सकता है, बोवेरी, बोवेरी, बोमेरी, ठीक है, तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोवेरी लिखा है या बोमेरी लिखा है, आपको याद रखना है थियोडोर बोमेरी और वाटसन सट्टन। ये 2 वैज्ञानिकों ने क्या किया, मेंडल के वंशागति के नियमों में इन्होंने क्या किया, अब मेंडल ने कहीं गुणसूत्र नाम नहीं लिया था, मेंडल ने क्या नाम लिए थे, मेंडल ने कारक नाम लिए थे, एलील लिया था नाम और जीन नाम लिया था। ठीक है, लेकिन सट्टन व बोवेरी ने क्या किया, मेंडल के जो 3 वंशागति के नियम थे, मेंडल के कौन कौन से वंशागति के नियम थे, मेंडल के 3 वंशागति के नियम थे, कौन कौन से, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र परिवहन का नियम और पृथक्करण का 3 नियम थे मेंडल के। ठीक है, इन तीनों पर मेंडल जी ने बताया था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हुआ कि थियोडोर और सट्टन ने इन तीनों नियमों पर काम किया और इन्होंने मान लिया कि मेंडल ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही बोली है, मेंडल जी ने क्या बोली है, जो बात बोली है ना वो बिल्कुल सही बोली है। ठीक है, और इन्होंने और क्या नाम दिया कि जिन्होंने मेंडल ने जीन नाम यूज किया था ना, कौन सा शब्द यूज किया था मेंडल जी ने, जीन शब्द यूज किया था, उन्होंने बताया कि जीन के समान ही गुणसूत्र व्यवहार करते हैं, यानी कि जीन की जगहों पर मेंडल ने, इन्होंने सट्टन व बोवेरी ने क्या कर दिया, गुणसूत्र का दे दिया। वंशागति में कौन काम करते हैं, गुणसूत्र आगे जाते हैं, कौन आगे जाते हैं जी, वंशागति में गुणसूत्र आगे जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, वंशागति का गुणसूत्रीय जो सिद्धांत है वो आपका सट्टन व बोवेरी ने दिया था। गुणसूत्रीय सिद्धांत, एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से सीधा पूछ लेता है कि गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोल सकते हो कि सर सट्टन व बोवेरी ने गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। इन्होंने ये बताया था सट्टन व बोवेरी जी ने कि मेंडल ने जिन शब्द, जहां पर जीन शब्द का उपयोग किया था या जिनको इन्होंने बोला ना, इन्होंने मेंडल जी ने कहा कि जीन आगे जाते हैं, अगली प्रजाति में जाते हैं, अगली संतति में जाते हैं, इन्होंने कहा जीन के बजाय गुणसूत्र जाते हैं, क्या जाते हैं जी, गुणसूत्र जाते हैं, इसलिए इस नाम को दे दिया वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कि गुणसूत्र ही आगे अगली पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है जी, और इन्होंने एक बात और बोल दी, मेंडल ने क्या बोला था कि गुणसूत्र जो आपके जीन होते हैं, मेंडल ने क्या बोला था कि जो आपके जीन होते हैं
वो किस में जाते हैं? जोड़े के रूप में जाते हैं। किसके रूप में? जोड़े के रूप में जाते हैं। किसके रूप में जाते हैं जी? जोड़े या युग्म के रूप में। इन्होंने ये तो बात मेंडल ने बोल दी, लेकिन सट्टन व बोवेरी ने क्या बोल दिया कि जिस तरह जीन आगे जाते हैं ना जोड़ों में, उसी प्रकार गुणसूत्र भी कहा से जाते हैं। गुणसूत्र भी जोड़ों के रूप में काम करते हैं, जोड़ों के रूप में संतति में गति करते हैं, संतति में आगे जाते हैं, संतति में लक्षण उत्पन्न करते हैं। ये बात बोली थी आपका सट्टन व बोवेरी ने। ठीक है जी। इन्होंने दो बात आपको ध्यान दिया कि उन्होंने सिर्फ इतना ही काम किया था कि जो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया था? सट्टन व बोवेरी ने दिया था। ये इतनी बातें आपकी एनसीईआरटी 12th क्लास की चैप्टर नंबर 5 में क्रोमोसोम सिद्धांत में ये बातें दी हुई है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर आपको आगे समझाता हूं चीजें। चलिए इसको मैं मिटाता हूं एक बार। अब सट्टन व बोवेरी ने क्या किया? थोड़ी सी चीजों को क्लियर करने के लिए क्या कर दिया? इन्होंने जीन व गुणसूत्र को समझाया। जीन क्या है और गुणसूत्र क्या है। तो इन्होंने बोला कि गुणसूत्र है वो भी जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। गुणसूत्र किसके रूप में पाए जाते हैं? जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। जीन भी है ना, वो भी जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। जीन भी किसके रूप में पाए जाते हैं जी? जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। गुणसूत्र भी जोड़ों के रूप में आगे गति करते हैं और जीन भी आगे जोड़ों के रूप में गति करते हैं। ठीक है जी। गुणसूत्र भी जोड़ों के रूप में और जीन भी जोड़ों के रूप में। ध्यान से समझना चीजों को। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा स्लो बोलिए। जो भी मेरी कमी है तो आप मुझे प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। युग्मक जनन के दौरान, युग्मक जनन बताया था ना, युग्मक जनन यानी कि आप उसे जब युग्मकों का निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण। जैसे युग्मक कौन कौन से होते हैं? स्पर्म होते हैं और ओवम होते हैं, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु। और आपको पता है शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। दो क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गए। युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार अलग होते हैं। युग्मक जनन के दौरान गुणसूत्र की बात कर रहा है कि युग्मक जनन के दौरान जो गुणसूत्र है वो इस प्रकार से अलग होते हैं कि एक जोड़े युग्म में एक ही जा सकता है, यानी कि एक जोड़ा जो युग्मक जाएगा ना वो पूरा का पूरा युग्मक अगली संतति में जाएगा। ठीक है। उसी आधार पे जीन भी बोल दिया कि जोड़ों में विभाजन के बाद एक युग्मक ही प्राप्त होता है, यानी कि जब विभाजन होता है। अब देखो कैसे इसने बोला है कि मान लीजिए ये एक कोशिका, इसका विभाजन हुआ, इसमें कितने गुणसूत्र है? 46 गुणसूत्र है। तो 23 या के संतति में जाएंगे, 23 इधर जाएगा और 23 इधर जाएगा, तो गुणसूत्र क्या हो गए? आधे आधे हुए। सेम टू सेम जीन भी इसी प्रकार से आगे जाते हैं। अब बोल रहा है कि अलग अलग जोड़े में एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से भी संयोजित होते हैं, यानी कि गुणसूत्र आपको पता है अलग अलग होते हैं। कैसे? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यही तो कह रहा था। कौन सा नियम कह रहा था? स्वतंत्र का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कह रहा था? कि कोई भी गुणसूत्र है वो किसी भी गुणसूत्र के साथ जुड़ सकता है। कोई भी गुणसूत्र है जो किसी गुणसूत्र के साथ जुड़ सकता है। तो अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से भी संयोजित होते हैं, यानी कि अलग अलग गुणसूत्र, यानी कि एक गुणसूत्र की प्रॉपर्टी अलग है और दूसरे गुणसूत्र की प्रॉपर्टी अलग है। तो अलग होने के बाद जब वो अगली संतति में जाते हैं ना, तो वो किसी भी गुणसूत्र के साथ जुड़ सकते हैं। ये उनके पास प्रॉपर्टी होती है और ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हमें बता देता है। लेकिन इसने जीन में क्या बताया कि एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रूप से संयोजित होता है, यानी कि इसमें पूरा जोड़ा संयोजित होता है गुणसूत्रों का, जीनों का। ठीक है दोस्तों, ये आपको इतनी बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। एक छोटा सा डायग्राम बताया है इन्होंने, वो अपने देख लेते हैं, फिर अपने आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। इन्होंने क्या बताया? एक छोटा सा डायग्राम बता दिया कि एक जनक एक है, जी मैंने जनक लिखा है, मैंने G1 जनक एक और G2 दूसरा जनक। ठीक है। इसके अंदर ऐसे गुणसूत्र हैं और दूसरे के अंदर गुणसूत्र क्या है? ऐसे। दोनों का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। ठीक है। नहीं, गुणसूत्र फ्यूजन नहीं होगा, अभी गुणसूत्र दोनों हैं। अब ये दोनों गुणसूत्र जब जुड़ेंगे तो एक प्रकार से इस प्रकार से संरचना बनाएगी, यानी कि ये गुणसूत्र भी इसमें आ गया और ये गुणसूत्र भी इस तरह से इसमें जुड़ गया। तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है? युगली। याद हो तो मैंने पीछे करवाई थी युगली संरचना ना, दूसरी क्लास में मैंने जो आपकी अनुवंशिकता की दूसरी क्लास है ना, उसमें मैंने युगली शब्द आपको बताया था। तो ये जो युगली आपको कहां प्राप्त होती है? ये आपको प्राप्त होती है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। और अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था? पश्चावस्था। पश्चावस्था कौन सी अवस्था? पश्चावस्था या एनाफेज। याद कीजिए, एनाफेज विभाजन में करवाया था मैंने, एनाफेज में ना।
लेकिन उसके बाद में क्या होता है, ये गुणसूत्र आगे बाद में अलग होते हैं। ये कहां पे होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, उसकी कौन सी अवस्था, एनाफेज। युगली, पहले युगली बनेगा, बाद में युगली क्या हो जाएगा। अब देखो ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र, अब पहले दोनों आपस में मिक्स हो गए। अब इस गुणसूत्र का ऊपरला भाग अलग हो गया, इसका निचला भाग इधर चला गया, इसका निचला भाग इधर चला गया और इसका निचला भाग इधर चला गया। पहले ये आपस में मिक्स हुए थे, अर्धसूत्री विभाजन में करवाया था मैंने, अगर याद हो तो, सेम टू सेम यही काम, ठीक है। तो ये गुणसूत्र यानी कि ये गुणसूत्र इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। और जब इनका मैंने विभाजन पूरा करवाया तो 4 मैंने क्या बना दी, जनक कोशिका बना दी। कितनी कोशिकाएं बना दी, 4 जनक कोशिकाएं बना दी। ये आपका अर्धसूत्री विभाजन मैंने जब आपको करवाया था उसमें सारी चीजें मैंने आपको ये बताई थी, ठीक है। तो एक अर्धसूत्री विभाजन की एक कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के द्वारा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट आप और ले लीजिए, फिर अपने इसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। गुरुजी काम कर गए होगे, हाँ अभी थोड़ा काम कर गए हूं। चलो, सत्तनवा बोवेरी ने क्या किया था, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दे दिया था। अब एक दो बातें हो रहा है वो मैं आपको और अच्छे से बता देता हूं। क्रोमोसोम यानी कि यहां पर क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र, क्रोमोसोम का मतलब हो गया जी गुणसूत्र, युग्म का मतलब हो गया जोड़ा, यानी कि गुणसूत्रों का जोड़ा, युग्म का जोड़ा बनना व अलग होना। यानी कि अपने बात की थी, देखिए याद कीजिए आप अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन याद कीजिए। चलिए उसमें अर्धसूत्री विभाजन में तो क्या हुआ था, एनाफेज में गुणसूत्र, गुणसूत्री विभाजन का जो पार्ट फर्स्ट था उसकी कौन सा अवस्था, पश्चावस्था, यानी कि पश्चावस्था यानी कि एनाफेज, एनाफेज, उसमें गुणसूत्र क्या हुए थे, टूटे थे। और जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है उसमें गुणसूत्र, अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था यानी कि आपकी एनाफेज, उसमें गुणसूत्र क्या हुए थे, गुणसूत्रों का बनना और गुणसूत्रों का अलग होना। सॉरी, यहां पर गुणसूत्र मिक्स बने थे और यहां पर गुणसूत्र बने थे और यहां पर गुणसूत्र हुए थे जी अलग। गुणसूत्रों का और गुणसूत्रों का बनना और गुणसूत्रों का ये अलग होना, ये प्रसार सारी प्रोसेस सत्तनवा बोवेरी ने अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया था, अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया, मेंडल के नियमों का अध्ययन किया और सारों को संयुक्त रूप से उसने समझा दिया भी हाँ ऐसे ऐसे राम कहानी होती है, यानी कि अलग होना। अब गुणसूत्रों का पहले बनना और गुणसूत्रों का बाद में अलग होना, यही कारकों में विसंयोजन का कारण बनता है। कारकों में क्या बनता है, विसंयोजन का ये कारण बनता है। तो अगर पूछ ले कि कारकों में विसंयोजन का कारण क्या, तो आप बोल दोगे क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बनना व अलग होना ही कारकों में विसंयोजन का कारण है। तो सत्तनवा बोवेरी ने क्या किया, एक तो ये कारकों में विसंयोजन का कारण यानी कि कारकों में विसंयोजन हुआ ये बात, और मेंडल के वंशागति के नियम का संपूर्ण अध्ययन और कोशिका विभाजन, ये सारी बातों को संयुक्त रूप से इन्होंने एक सिद्धांत दे दिया जिसका नाम दे दिया इन्होंने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत या वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया, सत्तनवा बोवेरी ने, या सत्तनवा कहीं कहीं आपको मैं पहले बता देता हूं बोवेरी भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, क्या लिखा हुआ मिल सकता है, बोवेरी। देखो बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप साइंस पढ़ने वाले बच्चे हो तो वैसे तो देखो आपको हिंदी में और इंग्लिश में किसी में मिस्टेक नहीं करनी। अगर जैसे मान लीजिए आप कोशिका लिख रही हो, कोशिका एग्जांपल बता रहा हूं, कोशिका ऐसे लिखा जाता है लेकिन बाय द वे आपने कोशिका ऐसे लिख दिया कोशिका, तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि आपने कोशिका लिखा है, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करता है वो समझ जाएगा। बस थोड़ी सी मिस्टेक किया हिंदी में, वैसे तो एक हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादा मिस्टेक नहीं करनी होती है आपको। तो इसमें अगर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो आप ध्यान नहीं दे सकते तो भी आपका काम चल जाता है। जैसे यहाँ पे बोवेरी लिखा हो तो कहीं कहीं आपको बोवेरी भी मिल जाता है, उसमें कोई आपको उलझने वाली बात नहीं होती, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो सत्तनवा बोवेरी ने क्या काम किया, सत्तनवा बोवेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दे दिया। कौन सा, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दे दिया जी, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत इन्होंने दे दिया। इन्होंने देखो शब्द पकड़ना, गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया है, इन्होंने अध्ययन किया चीजों को और सिद्धांत दे दिया, बात हुई खत्म। लेकिन क्या यह पूर्ण बात यहां पे खत्म हुई, नहीं हुई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको इसके बारे में आगे और बताने का मैं प्रयास करता हूं। देखिए अब क्या हुआ, सत्तनवा बोवेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो आपको दे दिया। अब समझना थोड़ी थोड़ी चीजें, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है।
अब क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था, नाम याद रखना है। अब ये सारी बातें छोटी सी लग रही है, लेकिन यहां से आपको 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। थॉमस हट मॉर्गन, थॉमस हट मॉर्गन, कमेंट सेक्शन में लिखो थॉमस हट मॉर्गन। अगर थॉमस हट ना याद रहना तो आप मॉर्गन जरूर याद रख लेना। क्या नाम याद रख लेना? मॉर्गन। तो ये जो थॉमस हट मॉर्गन थे ना, इन्होंने क्या किया? किन्होंने? थॉमस हट मॉर्गन ने। मॉर्गन ने किया क्या? किया मॉर्गन ने किया वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया किसने था? सटन व बोवेरी ने। इस सिद्धांतों का इन्होंने, मॉर्गन ने अध्ययन किया और इन्होंने सोचा भाई मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करता हूं। क्या करता हूं? क्रॉस वेरीफाई करता हूं, यानी कि इसका प्रयोगात्मक सत्यापन करता हूं। प्रयोगात्मक सत्यापन। प्रयोगात्मक सत्यापन का क्या मतलब है? प्रयोगात्मक सत्यापन का मतलब यह है कि मैं आपको बोल दूं कि जैसे मैंने आपको बोल दिया, थोड़ा सा फिजिक्स में चलने का प्रयास करता हूं। मैं आपको बोल दूं कि जो लाइट होती है ना, उसमें 7 कलर होते हैं। लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं। आपने सुन लिया कि लाइट में 7 कलर होते हैं। आपने पूछ लिया कि सर कौन कौन से कलर होते हैं, तो मैंने आपको बोल दिया कि बेटा 7 कलर होते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये लाइट में 7 कलर होते हैं। तो आप सोचोगे कि सर ने कैसे बोल दिया? सर ने बोल दिया, मैंने तो बुक्स में से पढ़ा दी। आप बोलोगे कि नहीं सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आपको कैसे पता? अब आप में से कोई होनहार बच्चा होगा, वो कहेगा कि सर आप मुझे बताइए भी आपने कैसे देखा है या कहां से पढ़ा है। तो मैं उसको बोल दूंगा कि बेटा मैंने फिजिक्स की बुक में देखा है कि एक प्रिज्म आता है और उस प्रिज्म में से अगर आपको प्रकाश गुजारोगे ना तो आपको 7 रंग का दिखाई देगा। तो वो होनहार बच्चा या उसको शरारती बच्चा भी कह सकते हैं। तो उस बच्चे वो क्या करेगा? बाजार जाएगा और प्रिज्म ले आएगा और प्रिज्म में से लाइट गुजारेगा। तो जैसे उस लाइट को देखेगा ना तो उसको वो 7 रंग दिखाई देंगे, उसको 7 रंग दिखाई दे जाएंगे। तो वो मान लेगा हाँ जी सर ने सही बताया था बिल्कुल कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, क्योंकि मैंने 7 रंग है जो देख लिए। अभी ये 7 रंग कौन कौन से? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 कलर होते हैं। सर ने बिल्कुल सही बोला। तो उस बच्चे ने क्या किया? प्रैक्टिकली तो किया। उसी प्रकार से मॉर्गन ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का अध्ययन किया और उसने कहा कि मैं ना इसका प्रैक्टिकल करके देखूंगा ये बात सही है या नहीं है। ठीक है जी, इसने मान लिया और इसने क्या किया? इसने और अध्ययन कर लिया, यानी कि आपको नाम याद रखना है। थॉमस हट मॉर्गन ने क्या किया? वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन किया। पहला क्वेश्चन, वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत पर प्रयोगात्मक सत्यापन किसने किया? थॉमस हट मॉर्गन ने। अब दूसरा क्वेश्चन, इसने जो प्रैक्टिकल किया था ना, इसने जो प्रैक्टिकल किया था वो किया था फल मक्खी। किस पर किया था? फल मक्खी पर किया था। फल मक्खी पर ये प्रैक्टिकल किया इसने। फल मक्खी आपको याद रख लेना, इसको फ्रूट वियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई। ठीक है, जैसे बटरफ्लाई, मधुमक्खी, है ना। फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, इसका नाम याद रखना है। इसका नाम होता है ड्रोसोफिला। कमेंट सेक्शन में लिखो भाई फल मक्खी का। देखो वैज्ञानिक नाम है, ये वैज्ञानिक नाम है। अब देखो भारत में अपने से क्या बोल दिया? फल मक्खी बोल दिया। इंग्लिश में से फ्रूट फ्लाई बोल दिया। अब जैसे किसी को पता ही नहीं फ्रूट फ्लाई है क्या, तो उसको वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए। आप वैज्ञानिक नाम कहीं भी प्रयोग कर लो, वो चीज वही रहेगी, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला और मेनालोगेस्ट, 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 ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो जो फल मक्खी है ना, उसका ये ड्रोसोफिला तो है आपका वंश और मेनालोगेस्ट ये है उसकी जाति। ठीक है, वंश जाति मैं आपको बताऊंगा। जो आप सोचते हैं ना कि हम उस वंश से हैं, उस वंश से हमारी ये जाति है, वो नहीं है। ये इसकी अलग जाति और वंश होते हैं, उसके बारे में अपने जब 5 जगत प्रणाली पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। ठीक है, वंश और जाति। तो ये इसका फल मक्खी का नाम क्या हो गया? ड्रोसोफिला मेनालोगेस्ट। इसने इस पर प्रयोग किए। किसने प्रयोग किए? मॉर्गन ने किए थे। उसने क्या करना? प्रयोग, प्रैक्टिकल तो करना है ना। फल मक्खी को वैज्ञानिक नाम उसने ये दे दिया कि ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब इसमें सोचने वाली बात है, फल मक्खी क्यों ली? और भी तो कोई ले सकता था। जिस तरह मेंडल ने मटर का पौधा क्यों लिया? 7 रीजन थे ना, बताए थे 7 रीजन। उसी प्रकार इसके भी कुछ रीजन थे। वो रीजन आपको याद रखने हैं। सरल कृत्रिम माध्यम,
यानी कि इसने नॉर्मल कृत्रिम माध्यम रखा, जैसे कि जो मक्खियां होती है उनको जनन करने के लिए, उनके आवास के लिए एक नॉर्मल सा माध्यम बनाया, क्योंकि ये ज्यादा हाई फाई नहीं होती थी। तो नॉर्मल है, नॉर्मल वातावरण में रह लेगी तो ज्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी पड़ी इसको। तो इसने पहला रीजन तो ये हो गया कि इनको सरल वातावरण चाहिए, यानी कृत्रिम वातावरण सरल बना दिया इसने। दूसरा, जीवन चक्र, यानी कि उसका जीवन चक्र, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो पूरा काल होता है ना, वो आपका जीवन चक्र होता है। जन्म से लेकर, जैसे मान लीजिए किसी नए जीवन की शुरुआत होती है तो वो कहां से होती है? निषेचन से होती है, जाइगोट से होती है, उसके बाद में मृत्यु तक का वो पूरा जो साइकिल चलता है वो कितना होता है? वो आपका जीवन चक्र होता है। तो ड्रोसोफिला का जो जीवन चक्र था ना, वो था मेरे प्यारे बच्चों लगभग 2 सप्ताह। कितना था जी? 2 सप्ताह। तो 2 सप्ताह 15 दिन हो गए, तो ज्यादा इसको रिजल्ट प्राप्त करने में टाइम नहीं लगा। दूसरा रीजन हो गया। तीसरा, इसमें जो ड्रोसोफिला थी ना, उसके स्पष्ट लिंग विभेदन, यानी इसमें वो स्पष्ट कर सकता था, यानी कि उसको आसानी से पता लगा सकता था कि कौन नर है और कौन मादा, कौन नर है और कौन मादा है। ये उसे आसानी से पता। नर इसमें होता है छोटा, नर क्या होता है जी? छोटा होता है, और मादा होती है इसमें बड़ी। तो ये इसको आसानी से पता लग गया कि कौन नर होगा कौन मादा होगी। तो उसमें ज्यादा उसको मत्थापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। वो सीधी सी बात है, जो छोटा होगा वो नर होगा और जो छोटी बड़ी होगी वो मादा होगी। तो इसको स्पष्ट पता लग गया। स्पष्ट लिंग विभेदन का मतलब ये है कि उसको पता आसानी से लग जाएगा कि कौन नर है और कौन मादा है। ठीक है, ये रीजन हो गया। अनुवांशिक विविधता, यानी कि अनुवांशिक विविधता मैं आपको बता चुका हूं पहले अनुवांशिकी में, ये भी इनके अंदर पाई जाती थी। किसके? ड्रोसोफिला के अंदर सर्वाधिक अनुवांशिक विविधता भी पाई गई। माइक्रोस्कोप में आसानी से अध्ययन हो गया इसका। माइक्रोस्कोप में इसका जो अध्ययन था ना, वो बिल्कुल आसानी से हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके लिए अब बता रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, फालतू कमेंट मत करना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो मत करना, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई फालतू कमेंट मत करना। ठीक है, ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति प्राप्त। एकल मैथुन, देखो यहां पर एक शब्द आया है मैथुन, पहली बार आया इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल से बता रहा हूं। मैथुन, ये वास्तव में क्या होता है? ये वास्तव में फिजिकल रिलेशन होता है। ये वास्तव में क्या होता है जी? वास्तव में फिजिकल रिलेशन। जो चीज आप समझते हो ना, परसों मैंने क्लास में बताया था ये शब्द सेक्स, ये होता है लिंग, यानी कि आप मेल हो या फीमेल हो, नर हो या मादा हो, इसका मतलब ये होता है साइंस में। दूसरा मैंने आपको बताया था इंटरकोर्स। इंटरकोर्स ये होता है युग्मकों संकरण, यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, संकरण। ये जो आप समझते हो वो होता है फिजिकल रिलेशन या मैथुन। इसको आप संभोग या सहजीवन कह सकते हो, सहवास भी कह सकते हो, बुक्स में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये 4 शब्द होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है, तो अब ज्यादा इसको बहुत ज्यादा फोकस मत करना इसको। ठीक है, सीधा इतना जाए, क्योंकि साइंस में इस शब्द की अपने बहुत बारी आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसका मतलब है एकल मैथुन, यानी कि एक बार फिजिकल रिलेशन से नर और मादा के बीच में फिजिकल रिलेशन होगा एक बार से आप बहुत विशाल संख्या में क्या कर सकते हो? ड्रोसोफिला की संतति प्राप्त कर सकते हो। विशाल संख्या में संतति प्राप्त होगी तो जिससे आपका रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। तो आप उसको मतलब अध्ययन के लिए अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, अच्छी संतति प्राप्त होगी, तो आपको रिजल्ट में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इन्होंने ये चूज किया था और इस पर उसने प्रैक्टिकल कर लिए। तो यहां से क्वेश्चन ये, मॉर्गन ने किस पर प्रयोग किया? ड्रोसोफिला पर किया, और सत्यापन यानी कि प्रैक्टिकल किसने किया? वो भी मॉर्गन ने किया। ठीक है, अगला टॉपिक आएगा अपना सहलगनता, जो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कौन सा टॉपिक आएगा? अगला अपना आएगा बच्चों सहलगनता। कौन सा टॉपिक? ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करना है, बड़ा बड़ा लिख देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक कमिंग सून, सहलगनता। लगनता नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका सहलगनता। क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कई बच्चे जो पहली बार इसको देख रहे होंगे तो इसको समझ में भी नहीं आ रही होगी, मैं पहले बता रहा हूं, समझ में भी नहीं आ रही होगी। तो पेशेंस से देखें प्यारे बच्चों, जरूर समझ में आएगी। एक दिन में सारा कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। एक दिन के अंदर कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन निरंतरता बनाए रखने से एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। तो अपनी मेहनत को जारी रखें, अपने संघर्ष को जारी रखें
और अपने मंजिल को पाने के लिए रास्ते पर चलते रहें, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। जब मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो आपको मेहनत करने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।